Good morning students, hope you all are fine. So in our previous class we read our chapter number 8, A Treat for Mosquitoes. हमने मच्छरों के बारे में पढ़ा था आपकी पिछली क्लास में एंड उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए हैं. नाउ टुडे आई विल टीच यू योर चैप्टर नंबर 9 अप टू गो, ऊपर चढ़ो. सो ये चैप्टर माउंटेनियरिंग कैंप, जो हम माउंटेनियरिंग करते हैं, जो लोग पहाड़ चढ़ते हैं, ठीक है, उसके बारे में है. ये चैप्टर माउंटेनियरिंग कैंप के बारे में है कि कैंप में क्या क्या चीज़ें होती हैं और माउंटेनियरिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो ये एक डायरी है, 2 फरवरी 1984 की बात है. तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर. नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी. नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी की कहानी. वी वर एट माउंटेनियरिंग कैंप एंड वर वेरी एक्साइटेड. 20 of us were teacher from केंद्रीय विद्यालय. अब इसमें क्या था कि पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब इकट्ठा हुए थे बड़ी उम्मीदों के साथ. कैंप में केंद्रीय विद्यालयों से आई करीब 20 टीचरें थी. देयर वर अदर वुमेन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूट. ओके, जिसमें एक मैं थी, बाकी महिलाएं बैंक और दूसरी संस्थाओं से थी. Okay, today was the second day of the camp. In the morning, as I got out of bed and put my foot down, I screamed in pain. अब क्या हुआ कि आज कैंप का दूसरा दिन था. सुबह जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखे तो दर्द से मेरी चीख निकल गई. I remembered yesterday 26 kilometer walk with a heavy rucksack on my back. I was afraid to go back to that step climb and the rough narrow path. अब क्या होता है कि सुबह जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखे तो दर्द से मेरी चीख निकल गई. एक ही दिन में पहाड़ी संकरे उबड़ खाबड़ रास्तों पर 26 किलोमीटर चलना, वह भी कमर पर सामान से भरा हुआ पिट्ठू बैग लेकर. बाप रे, कल का वह दिन. मैं आंखों में से आंसू लिए धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची. विद टीयर्स इन माई आईज आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. ठीक है, द डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचर कोर्स. आई वॉज थिंकिंग ऑफ वट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट डेज ट्रीक. सडनली आई हर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड. अब क्या होता है कि धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में गए. मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे उनसे क्या क्या कहना है जिससे ट्रेनिंग पर ना जाना पड़े. तभी पीछे से उनकी भारी सी आवाज़ सुनाई पड़ी. जैसे ही वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में गए तो उन्होंने ये सोचा कि मैं क्या बहाना मारूं कि मैं आज की ट्रिक पर ना जा पाऊँ. तब तक पीछे से आवाज़ आती है, मैडम व्हाट डू यू डूइंग हेयर एट ब्रेकफास्ट टाइम. हरी अप, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रिक ऑन एन एम्प्टी स्टमक. तो पीछे से आवाज़ आती है कि मैडम, नाश्ते के समय पर आप यहाँ क्या कर रही हो. हरी अप, वरना भूखे ही ट्रेनिंग पर जाना पड़ेगा. तब उन्होंने कहा, सर, आई कुड नॉट से एनी मोर. यू हैव कम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट, दैट यू कैन नॉट वॉक, इजंट इट. फिर सर, मेरे आगे के शब्द मेरे मुंह में ही रह गए. पैरों में छाले पड़े हैं, चल नहीं सकती, यही कहना चाहती हैं ना आप. जी सर, दैट इज नथिंग न्यू. नाउ गेट रेडी क्विकली. अब मेजर ज्ञान सिंह कहते हैं, यह कोई नई बात नहीं है, जल्दी तैयार हो जाओ. I hung my head and rushed back to get ready. I had just turned when I heard his voice again. Listen, madam, you will lead group number 7. You will have to help any member who has difficulty climbing the mountain. You have already been told about the responsibilities of a group leader in the mountain. मैं मुंह लटकाए चल दी तैयार होने के लिए. अभी मुड़ी ही थी कि फिर उनकी आवाज़ सुनाई दी कि सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी.
किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी। पहाड़ों पर लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है ये सबको बताया जा चुका है। तो मेजर ज्ञान सिंह उन्हें बोलते हैं कि आप ग्रुप नंबर 7 में रहेंगे और सबकी मदद करेंगी पहाड़ को चढ़ने में जिसको भी परेशानी होगी। और पहाड़ पर जो लीडर हैं वो क्या क्या जिम्मेदारी होती है उनकी, वो सबको बताया गया है, ऐसा उन्होंने कहा। ये कहानी है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी की। और एक लड़की है वो यहाँ पर मतलब माउंटेनियरिंग सीखने आई थी। उसकी कहानी है कि कैसे वो 26 किलोमीटर उबड़ खाबड़ रास्ते में चली, फिर नेक्स्ट डे उनके पैर पे छाले पड़ गए थे, तब भी उन्हें जो है माउंटेनियरिंग के लिए जाना पड़ा। उनके मेजर ने उन्हें कहा कि नहीं आपको जाना पड़ेगा, ये तो बहुत नॉर्मल बात है। ओके, अब ग्रुप नंबर 7 जिनकी वो लीडर बनने वाली थी, तो देखते हैं। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूड गर्ल्स फ्रॉम आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। I was the only teacher from Kendriya Vidyalaya in this group. I was happy to meet my new group members. Most of them could not speak Hindi well. I still feel bad that after being together for 21 days, I could not talk even once with Khundonbi from Mizoram. She spoke only Mizo, but in our heart, we grow close to each other. अब ग्रुप नंबर 7 की बात आई जिसकी वो ग्रुप लीडर थी। तो ग्रुप नंबर 7 में आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों की लड़कियों में अकेली मैं केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। इन सभी से मिलना मुझे अच्छा लगा। किसी भी लड़की को ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती थी। मुझे आज भी दुख है कि मैं मिजोरम की खोंडोनबी से एक बार भी बात नहीं कर पाई। उसे केवल मीज़ो भाषा ही आती थी, लेकिन फिर भी हमारे जो दिल थे एक दूसरे से जुड़े रहे। तो वो बताते हैं कि जिस ग्रुप में मैं थी वो आसाम, मिजोरम, मेघालय की उनमें लड़कियां थी और मैं ही एक केंद्रीय विद्यालय की इसमें टीचर थी। और उनमें से सभी को मतलब हिंदी अच्छे से बोलनी नहीं आती थी। करीबन 21 दिन तक हम साथ में थे, लेकिन हमने जो है खोंडोवी से मैंने मिजोरम की थी लड़की, उससे मैं बात नहीं कर पाई थी क्योंकि उसको सिर्फ मीज़ो भाषा आती थी। बट हमारे जो दिल थे वो करीब हो गए थे, मतलब हम लोग अच्छे से दोस्त बन गए थे। अब क्रॉसिंग द रिवर 5 फरवरी 1984। अब यहाँ पे है जब नदी पार की उन्होंने तब क्या हुआ। वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विद अवर ब्रेकफास्ट. These were given for strength and to keep us warm in the cold. Every morning there would be a medical checkup. We tried our bandages and counted the days left. रोज की तरह सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी की आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला, ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए। सुबह सभी का एक मेडिकल चेकअप होता है। पट्टियां बांधते हैं और दर्द की मरहम मलते हुए हम रोज एक एक दिन गिनते हैं। ओके, आफ्टर एन 8 kilometer trek we reached a river. There was a thick rope tied across the river from one bank to other. The rope was tightly fixed to pegs on pythons on both the sides. I was feeling nervous. I started thinking what would happen if the rope came out. I was trying to estimate how wide the river was. अब क्या होता है कि करीब 1 किलोमीटर की ट्रेनिंग चढ़ने के बाद हम नदी के पास थे। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक मोटा मजबूत रस्सा बंधा था। इसे दोनों किनारे पर बड़े बड़े पिट ऑन मतलब खूंटों से मजबूती से बांधा गया था। मन में अजीब सी बेचैनी थी। पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि कहीं रस्सी खुल गया तो, ये हुक उखड़ गया तो। मैं मनी मन नदी की चौड़ाई आंक रही थी, मतलब उसे डर लग रहा था नदी क्रॉस करते हुए। जो उसमें रस्सी बंधी हुई थी उसमें लटक के आर पार जाना था नदी के, तो वो यही सोच रही थी कि कहीं ये खूंटा टूट गया, रस्सी टूट गई तो क्या होगा। Our instructor tied a rope around his waist and put a sling type of hook in it. He then put the sling on the thick rope tied across the river. Walking through the icy water, he went to the other side. No one was ready to step into the fast-flowing river. Everyone was pushing each other to go first. I stood last in the line, hoping that no one would see me. Just then one instructor came near with me.
the sling and rope in his hands. I knew there was no escape now. I was ready but did not have the courage. Sir could guess my fear. He called out loudly, 3 cheers for Sangeeta madam. And before I knew it, someone had gently pushed me into the water. अब क्या हुआ कि नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक मजबूत जो रास्ता था उससे सब जा रहे थे। हमारे प्रशिक्षण ने कमर पर रस्सी बांधी, उसमें सिंग मतलब स्लंग जो एक तरह का हुक होता है वो डाला और उस स्लिंग को नदी पर बंधे मोटे रास्ते में डाला। बर्फीले पानी में छप छप करते हुए वे नदी के पार थे। उस तेज बहाव वाले पानी में उतरने को कोई तैयार नहीं था। सभी एक दूसरे को पहले जाने को कह रहे थे। मैं भी लाइन में सबसे पीछे सबकी नज़र से बचते हुए जा खड़ी हुई। तभी प्रशिक्षण हुक और रस्सी लेकर मेरे पास आ खड़े हुए। मैं आई हुई मुसीबत को समझ गई। बचाव का कोई रास्ता नहीं था। मैं नदी में उतरने को तैयार हो गई पर साहस नहीं जुटा पाई। सर मेरे मन की हालत को समझ रहे थे। वे जोर से बोले, 3 cheers फॉर संगीता मैडम। इनके साथ ही किसी ने हल्के से मुझे पानी में धकेल दिया। इसके साथ ही मुझे पानी में धकेल दिया। अब इन मैडम का नाम है संगीता मैडम। अब जो ये संगीता मैडम ये अपनी कहानी बता रही थी शुरू से, और कैसे करके वो डर रही थी कि मैं कैसे इसको आर पार करूँगी, इस नदी से पार कैसे जाऊँगी उन रोप्स के कारण। और उन रोप्स में जो हुक उनके लगाए जाते हैं उससे स्लाइड करके जाना होता है। तो क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा, सबने कहा, जो वहाँ के ब्रिगेडियर थे उन्होंने भी लाउडली कहा कि संगीता मैम के लिए चीयर करो, और किसी ने उन्हें धीरे से धक्का दे दिया। I felt as if my feet were frozen. I started shivering. My teeth were chattering. I caught hold of the rope and started putting my feet firmly on the river bed. As I walked further in, the river got deeper and slowly. The water reached up to my neck. In the middle of the river, I lost my balance and started slipping. I was so scared and felt so cold that the rope slipped from my hand. I started shouting for help. फिर क्या हुआ कि मतलब संगीता मैम को लगा पैर सुन्न हो गए हैं मेरे। मैं कांपने लगी, किट किट करके मेरे दांत जो हैं बज रहे थे। मैं रस्सा पकड़कर पैर जमाते हुए चल रही थी। किनारे पर तो पानी कम था पर धीरे धीरे पानी मेरी गर्दन तक आ पहुंचा। नदी के बीचों बीच जमीन पर मेरे पैर टिक नहीं रहे थे, फिसल रहे थे। डर, घबराहट और ठंड के मारे मेरे हाथ से रस्सा छूट गया। मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा अब तो बह ही जाऊंगी, पर नहीं, मैं तो हुक के सहारे रस्से से बंधी हुई पानी पर पड़ी थी। रस्सा पकड़ो की आवाज़ मुझे सुनाई दी। फिर हिम्मत करके मैंने रस्सा पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हिम्मत बटोरती आखिरकार मैं किनारे तक पहुंच गई थी। आई वॉज श्योर आई वुड बी क्राइड अवे बाय द रिवर, बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टायर्ड विद द rope of sling. Hold the rope. I could hear the shout. I somehow managed to get hold of the rope and pull myself forward. Slowly, with some courage, I reached the river bank. I felt special kind of happiness as I came out of water. अब संगीता मैम ने वो नदी पार कर ली थी जैसे तैसे। उन्हें डर भी लगा था, वो कांप भी रही थी, उन्हें ठंड भी लग रही थी, वो फिसल भी गई थी। लेकिन वहाँ से उनके जो पार्टनर्स थे उन्होंने उनको सहारा दिया। उन्हें बोला कि रस्सी पकड़ो, रस्सी छोड़ो नहीं। फिर ऐसे करके उन्होंने वो रिवर को पार कर लिया था। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क। Now standing on the bank, I was calling out the others to hold the rope tightly. I knew that this confidence was a result of facing a challenge with courage. अब उनको क्या हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे हिम्मत बटोरी। आखिरकार वो किनारे में पहुंच गई थी और नदी से बाहर निकलते ही मुझे एक खास खुशी का एहसास हुआ, एक जोखिम भरा काम कर पाने का। अब किनारे पर खड़ी मैं बाकी लोगों को चिल्ला कर रस्सा कसकर पकड़ने की सलाह दे रही थी। जोखिम से जूझने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला, यह उसी का परिणाम था। अब जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो कि कैसे करके माउंटेनियर्स चढ़ते हैं पहाड़, और कैसे बीच में उनको कभी नदियाँ मिलती हैं और उन नदियों को कैसे पार करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है।
और संगीता मैम की कहानी से ये पता चलता है कि उन्हें कैसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस आया। वो सबसे पहले उनका नंबर था, उन्होंने वो रिवर पार करी, उसके बाद वो औरों की हेल्प भी करने लग गई थी। अब वो तो था कि वो उस टाइम रिवर पे चली थी, नदी पे। अब 10 फरवरी 1984 को रॉक क्लाइंबिंग मतलब चट्टानों पर चढ़े। अब वो चट्टानों पे चढ़े। वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज। इट वॉज एट हाइट ऑफ 1600 meters. Our rucksacks had all that we may need: food packets, water bottles, rope, hook, plastic sheets, dairy, torch, towels, soap, wind chiller, wind cheater, whistle, glucose, jaggery, chana, and some other snacks. We could see fruits and vegetables growing in the steppe fields. We saw Colonel Ram Singh. We saw Colonel Ram Singh standing on a 90-meter high flat rock with packs and ropes. We had been told to first observe the rock carefully and identify holes placed where we can put our hand and feet. Today I was not going back out. I stood first in line. Our instructor tied a rope around his waist. He put the sling and held the thick rope which was hanging. He started climbing as if he was running up. I also put my sling, but as I took my first step, I slipped, and there I was swinging from the rope. अब क्या होता है कि जब वो चट्टानों पर चढ़ना उन्होंने शुरू किया, 15 किलोमीटर चढ़कर हमें टेकला गांव पहुंचना था। ये गांव लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। खाने का डब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड टीचर मतलब जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने के सामान पिट्ठू बैग में लिए हम टेकला में खड़े थे। सीढ़ीदार खेतों में मौसम के अनुसार फल और सब्जियां उगी थी। सामने की एक बड़ी बिल्कुल सपाट लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। हमें बताया गया था कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूत जगह पहचान लें। आज मेरा मन पीछे हटने को नहीं था। मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। तभी हमारे प्रशिक्षण ने कमर पर रस्सी बांधी, स्लिंग डाला और नीचे लटकता मोटा रस्सा पकड़कर चट्टान पर चढ़ना शुरू कर किया। मुझे लगा कि उस चट्टान पर वे दौड़ रहे थे। मैंने भी स्लिंग डालकर चट्टान पर पैर बढ़ाया, लेकिन पैर बढ़ते ही मैं फिसली और उस रस्सी से झूलने लगी। तो ये संगीता मैम के साथ हुआ जब वो चट्टान पे चढ़ रही थी। तो चढ़ते चढ़ते उनके क्या है, पैर फिसल गए और वो वहीं पर झूलने लगी। जैसे कि आप ये पिक्चर पे भी देख रहे हो कि जब भी चट्टानों पे चढ़ते हैं तो वहाँ रस्सियाँ लगी होती हैं, उन रस्सियों के थ्रू चलते हैं ऊपर, बट उनका पैर फिसला और वो वहीं पर झूलने लगी। कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग। आई हर्ट कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड। कीपिंग दिस इन माइंड, I imagined the rock as flat ground and started to climb up. Again, while coming down, we had to use the rope in a special way called rappelling. I did this with the same fearlessness. 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलो, आवाज आई। कमर सीधी रखो, आगे मत झुको। मैं एक बार फिर बढ़ी। चट्टान को जमीन मानकर मैं उस पर सीधी चढ़ने लगी। अभी वापस उतरना बाकी था, जिसे पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। एक बार फिर मैं बहुझिझक हो निडरता से चट्टान से नीचे उतरने को खड़ी थी। तो फिर से फेयरलेसनेस दिखाते हुए संगीता मैम जो है चट्टानों पे चढ़ी और वो उतरने के लिए वहां पर खड़ी भी थी और इस तरीके से उन्होंने चट्टानों पे भी चढ़ा। अ फनी इंसिडेंट। अब देखते हैं 14 फरवरी को एक मज़ेदार घटना हुई। इट वॉज इवनिंग, शाम हो चली थी। खोंदोवनी वॉज फीलिंग हंग्री। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट।
She jumped over the fence and got into a field. She quickly plucked 2 big cucumbers and come back. Just then a woman came from behind and caught hold of her bag. She started saying something to Khondobni in her own language. We should not understand what she was saying. अब क्या हुआ कि शाम हो गई थी, खोंदोबनी को भूख लगी थी और हमारा खाने का सामान खत्म था। मेरे देखते ही देखते वह कटीली तारे पार करके एक बगीचे में घुस गई। वहां से वह 2 बड़े बड़े खीरे तोड़ लाई। तभी पीछे से एक पहाड़ी महिला ने उनका बैग पकड़ लिया। अपनी भाषा में वो खोंदोबनी से कुछ कह रही थी। उनकी पहाड़ी भाषा हमारी समझ से बाहर थी। खोंदोबनी बीच बीच में मीज़ो भाषा में कुछ जवाब देती जो हमें समझ ना आता। अब खोंदोबनी was trying to explain in her Mizo language, which was could not understand. I tried to explain in Hindi, but neither of them could understand it. Finally, I folded my hand to say that we were sorry. फिर क्या हुआ कि उनकी भाषा भी अलग थी। खोंदोबनी भी बीच बीच में मीज़ो भाषा में जवाब दे रही थी। मैं उन दोनों को हिंदी में कुछ समझाती, लेकिन किसी को भी बात समझ नहीं आ रही थी। आखिर हाव भाव से मैंने उस महिला को समझाया और अपनी गलती मानी। फिर क्या होता है कि बाय देन आवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड. इट वॉज ऑलरेडी डार्क. आई थ्रो वी हैड लॉस्ट आवर वे. नाउ वी वर रियली स्केयर्ड. We could not see anything even with our torches. I started sweating even though it was cold. I tightly held Khondobni's hand. I called out loudly, "Where are you all? Can you hear me?" My voice echoed in the mountain. We both started to whistle loudly and flashed our torch. Probably the group had noticed that we were missing. We heard some whistle at the distance. I understood the signal. We held each other's hand tightly and waited. Khondobni felt that we should keep talking. She started singing a Mizo song loudly. After some time we saw them coming towards us. At least we were with the group again. अब क्या हुआ कि इतनी देर में सारा ग्रुप बहुत आगे निकल चुका था, अंधेरा हो चुका था और मुझे लगा कि हम गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। हम बहुत घबरा गए। टॉर्च से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हमने घबराकर हाथ पकड़ लिए। ठंड में भी मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने जोर से आवाज़ लगाई, "कहाँ हो तुम सब?" पहाड़ों में मेरी आवाज़ गूंजने लगी। हमने जोर जोर से सीटियाँ बजानी शुरू की और टॉर्च से रोशनी करी। तब तक शायद ग्रुप को पता चल चुका था कि मतलब उनसे जवाबी सीटियाँ बजने लगी थी, मतलब वहाँ से भी सीटियाँ आने लगी थी। हम उस संकेत को समझ गए थे। टॉर्च जलाए हुए, हाथ पकड़े, पसीना से तरबतर हम वहीं अपनी जगह खड़े रहे। खोंदोबनी को लगा कि हमें कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए। उसने मीज़ो भाषा में जोर जोर से कई गीत गाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में हमें ग्रुप मिल गया। तब हम जाकर हमारी जान में जान आई। बीच में संगीता मैम और खोंदोबनी मैम दोनों गुम हो गए थे, मतलब गुम नहीं हुए थे, थोड़ा सा डिस्टेंस पे उन्हें क्या है वो अपने ग्रुप से छूट गए थे पीछे। तो उन्होंने फिर क्या किया, सीटियाँ में जाना शुरू किया। तो उनके ग्रुप को भी पता लग गया था कि कोई मिसिंग है इनमें से। तो जवाबी सीटियाँ भी वहाँ से आने लगी थी। फिर उन्होंने खोंदोबनी ने एक आइडिया दिया कि मैं गाना गाती रहूँगी ताकि उन्हें पता लगता रहे कि हम कहाँ पर खड़े हैं। फिर ऐसे करके उन्हें उनका ग्रुप मिल गया था। अब ये मज़ेदार किस्सा उनके साथ हुआ कि वो लोग बीच में गुम भी हो गए और खोंदोबनी जो है बहुत भूखी थी, उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला तो उन्होंने ककड़ियाँ खीरे चुरा के खाए। तो ये एक मज़ेदार किस्सा भी वहाँ हुआ। अब देखते हैं 15 फरवरी को क्या हुआ। अ स्पेशल गेस्ट, एक खास मुलाकात हुई। ओके, आफ्टर डिनर वी मेट अ स्पेशल गेस्ट बचेंद्री पाल. शी हैड जस्ट बीन selected as a part of the team of climb Mount Everest. She had come to seek the blessing of Brigadier Gyan Singh. It was a happy evening. We were all singing. Bachendri also joined us in singing and dancing on the famous Pahadi song Bedu Pako Baramasa Kafal Pako Cheta Meri Chela. At that time, we had no idea that Bachendri would became the first Indian woman to reach Mount Everest and create history. अब क्या हुआ कि रात को खाने के बाद हमें एक खास मेहमान से मिलवाया गया। वे थी बचेंद्री पाल।
उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था। वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने आई थी। इस खुशी के माहौल में सभी गाना बजा रहे थे और बचेंद्री भी एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी, जो कि था बेड़ू पाको बारोमासा काफल पाको चैता मेरी छैला। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यही बचेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का इतिहास रचेगी। तो जैसे आपको भी पता होगा कि माउंट एवरेस्ट पे जो सबसे पहले गर्ल चढ़ी थी वो थी बचेंद्री पाल। तो उनसे वो उस कैंप में मिले थे। कैंप इन द स्नो 18 फरवरी 1984। वी वर स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 2134 meters. We were to spend the night here. Everyone was busy trying to put up the tent. We used double layered plastic sheet for the tent and for the ground. The air between the layer would help to keep us warm. We put in the packs and began to put up the tent. As we tried it from one side, the wind flow the tent from other side. After quite a lot of pulling and tugging, we managed to get the tent up and we dug a drain around the tent. फिर क्या होता है कि हम अब लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे। हमें रात को यहीं रुकना था। हम अपना अपना टेंट लगाने की कोशिश में लगे थे। टेंट लगाने के लिए और बिछाने के लिए हमारे पास प्लास्टिक की दो तह वाली शीट थी, जिसमें हवा रुकी रहती है और ठंड नहीं आती। हमने खूंटे गाड़े और टेंट बांधना शुरू किए, पर यह क्या, एक तरफ से बांधते तो दूसरी तरफ से उखड़ जाता। बड़ी मुश्किल से टेंट लगे। फिर हमने टेंट के चारों तरफ नाली खोदी। अब हम सभी भूख से बेहाल थे। हमने पत्थरों से चूल्हा बनाया, लकड़ियां इकट्ठा करके चूल्हा जलाया और खाना पकाया। खाना खा के छिलके और कूड़ा एक पैकेट में इकट्ठा किया और जगह साफ की। We were feeling very hungry. We collected some firewood and stone to make a chulha and cooked some food. After the meal, we collected all the waste in a bag to clean the campsite. Okay, soon we got into our sleeping bags. I was not sure if I would be able to sleep in it. Would it to be comfortable? Would I not feel cold? But the bag were filled with soft feathers, which help in keeping us warm. We were all very tired, so very soon we fall asleep. अब क्या हुआ, सोने के लिए हम स्लिंग बैग में घुसे, स्लीपिंग बैग में। हमने स्लीपिंग बैग की तहों में पंखे भरे हुए थे, जिसमें गर्मी रहती है। तो मैं सोच रही थी क्या इसमें मैं सो पाऊंगी, लेकिन हम इतने थके हुए थे कि स्लीपिंग बैग में घुसते ही नींद आ गई। ओके, जैसे कि आप देख रहे हो इस पिक्चर में भी टेंट लगा रही हैं सारी लड़कियां। The next morning, we woke up and found that it was snowing. White, soft, fluffy snowflakes were gently falling. Wow, it was so beautiful. The plant, the trees, the grass, and the mountains, everything looked white. Today we were to climb higher to 2,700 meters. We walked carefully on the snow with the help of stick. It was difficult because we kept slipping. By afternoon, we had reached snow-covered mountain. We enjoyed throwing snowballs at each other and making a big snowman. फिर क्या हुआ कि सोने के लिए हम स्लीपिंग बैग में वो लोग सो गए थे। उसके बाद उन्हें नींद आ गई थी। जब वो सुबह जागे तो बर्फ गिर रही थी। सफ़ेद सफ़ेद रुई के कतरों की तरह थी बर्फ वहाँ। देखते ही मज़ा आ गया। पेड़ पौधे, घास, पहाड़ सभी कुछ सफ़ेद दिख रहा था। आज हमें बर्फ पर और ऊपर लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना था। ऊपर चढ़ने के लिए हमें छड़ियाँ दी गई। हम छड़ी के सहारे पैर जमा कर बढ़ रहे थे। बार बार पैर फिसल रहे थे। दोपहर होते होते हम बर्फ से ढके पहाड़ों पर थे। वहाँ हमने स्नोमैन बनाया और बर्फ के गोले से भी खेल रहे थे। ओके, फिर क्या होता है कि लास्ट डे एट कैंप का आखिरी दिन था। आखिरी दिन में क्या क्या हुआ। 21 February 1984. We were getting ready for the campfire. Each group presented the program. We were enjoying telling jokes and laughing, singing and dancing around the campfire. Soon it was midnight. Brigadier Gyan Singh got up and called me. I thought, oh no, what have I done this time? But when Sir announced my name,
for the best performance award. I stood still. He blessed me and tears of joy rolled down my face. कैंप का आखिरी दिन था. कैंप फायर मतलब जो आग जलाने की तैयारियां चल रही थी. सभी ग्रुप अपना अपना प्रोग्राम तैयार करके आए थे. खाने के बाद आग के चारों तरफ नाच गाना चुटकुले हंसी मजाक में कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला. तभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया. मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन भी कोई गड़बड़ हो गई है, पर उन्होंने जब बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मेरा नाम की घोषणा की तो मैं अवाक उन्हें देखती रह गई. ब्रिगेडियर साहब का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पे था और मेरी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे. ओके, सो संगीता मैम को ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी ने आशीर्वाद दिया और उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड भी लास्ट में, कैंप के लास्ट में दिया गया, क्योंकि वो काफ़ी सारे डिफ़िकल्टीज से होते हुए उनके साथ रही और सब टीम मेंबर्स को अच्छे से संभाला, अच्छे से उन्हें गाइड किया कि कैसे नदी पार करते हैं, कैसे माउंटेन क्लाइंब करते हैं. जैसे बहुत सारी मुश्किलों से जब वो चढ़ रहे थे पहाड़ में तो कैसे करके उनका पैर भी स्लिप हुआ, लेकिन फिर भी वो चढ़ती गई पहाड़ों पे और उन्होंने किस डिफ़िकल्टी से नदियाँ भी पार करी. उन सभी चीज़ों को देखते ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी ने उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी दिलाया. तो ये सारी कहानी जो थी वो माउंटेनियरिंग कैंप की थी, जो कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कैंप उत्तरकाशी में था. तो जो ये चैप्टर है अप यू गो, मतलब इसका मतलब ये भी है कि आप कैसे मतलब ऊपर बढ़ते हो, ऊपर चढ़ते हो, भले अपनी कठिनाइयों से या फिर अपने जो आपने वो पहाड़ हैं उनका मतलब भी आप कि पहाड़ों पे कैसे चढ़ते हो और पहाड़ों पे की उन कठिनाइयों को मतलब तोड़ते हुए आगे कैसे चढ़ते हो. तो उन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में है. होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अच्छे से इस चैप्टर को सुनेंगे आप तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. एंड जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो एकदम सच्ची, एकदम सही इंफॉर्मेशन है, जो कि 1984 2 फरवरी की बात है और 20 फरवरी तक ये सारा माउंटेनियरिंग का कैंप चलता रहा. और ये एक डायरी की कहानी है. ये डायरी में लिखी हुई थी कि ऐसा ऐसा उस टाइम हुआ था. ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.